नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आज मेरे YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लास 12th NCERT सिलेबस का जो नया सिलेबस है उसकी मैथ्स पढ़ेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में जो मैट्रिक्स है और उसके बाद में सारणी डिटरमिनेंट है, जो इस 12th क्लास में सबसे ईजी पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स। NCERT क्लास 12 हमारे पास में है मैट्रिक्स। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अवयव। तो इसकी सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। मैट्रिक्स होता है क्या? मैट्रिक्स होता है कि संख्या या फलन होता है ना, उनका अरेंजमेंट करना होता है। ठीक है, यानी पंक्ति और स्तंभ में जो संख्याओं का अरेंजमेंट किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो संख्या तथा फलनों को क्रमित युग्म में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता हमारा वह अवयव कहलाता है। या इसकी एक और परिभाषा, संख्या तथा फलनों को पंक्ति व स्तंभ के रूप में लिखने पर, यानी इसको हमेशा बड़े कोष्ठक से प्रदर्शित किया जाता है। मैट्रिक्स को इसे हमेशा बड़े कोष्ठक से प्रदर्शित किया जाता है तथा मैट्रिक्स को बड़े जो कैपिटल अल्फाबेट होता है ना, उनके कैपिटल अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है तथा अवयव को कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। ये हमारे पास होती है मैट्रिक्स की परिभाषा। ये होता है, जैसे मान लो तो हमारे पास में मैट्रिक्स है, इनको किससे और ए आई। अब ए का मतलब होता है जो मैट्रिक्स के अंदर अवयव होते हैं ना, उनको स्मॉल अल्फाबेट से प्रदर्शित किया जाता है। ये आई और ये जे, ये इसका क्या होता है? व्यापक समीकरण होता है। क्या होता है? व्यापक समीकरण किसका? मैट्रिक्स का। अब ये क्या होता है? आई होती है हमारे पास में पंक्ति, क्या होती है? पंक्ति, और जे हमारा होता है स्तंभ। और ये m इंटू एम होता है यहाँ पे पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभ, यानी इस मैट्रिक्स में कितनी पंक्ति है और कितने स्तंभ। जैसे एक उदाहरण देते हैं, b इज इक्वल टू हमारे पास में बड़े अक्षर है 5 4 3 2। ठीक है, तो ये 37 रेखा को बोलते हैं हम पंक्ति। ये हमारे पास में R2 यानी कि रो 1 और रो 2, और जो ऊर्ध्वाधर होती है उसको हम बोलते हैं कॉलम C1 और C और 2। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास में कितनी यहाँ पे m इंटू एन, यानी m होती है हमेशा जो पहले आती है वो होती है पंक्ति, और n होती है हमारे जो बाद में आती है वो आती है हमारे कहलाती है स्तंभ। तो हमारे पास में पंक्ति कितनी हमारे पास में 2, और स्तंभ कितने हमारे पास में 2। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई? 2 इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसको अगर हम व्यापक समीकरण के रूप में लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है व्यापक समीकरण के रूप में, यानी कि 2 इंटू 2, यानी कि 2 ही हमारे पास में आएगी इसमें रो, और 2 ही हमारे पास में आएंगे कॉलम। तो यानी कि A11, अब A11 क्यों पूछा? क्योंकि A11 ये है आई, और ये क्या हमारे पास में J। आई का मतलब है पहली पंक्ति, और पहली पंक्ति का ये होता है पहला स्तंभ। इसी प्रकार A11 के बाद में हमारे पास में आता है A12, यानी ये होता है हमारी पहली पंक्ति का, यानी ये पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ।
ये हमारे पास में आ जाएगा अब 21। क्यों? क्योंकि ये कौन सी नंबर पंक्ति है? दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, और ये हमारे पास में आ जाएगी दूसरी पंक्ति का दूसरा। अगर आपके पास ये सवाल है, ये मैट्रिक्स दे रखी है और आपको ये पूछे कि A21 का मान ज्ञात कीजिए, तो A21 कहाँ है? यहाँ है, तो A21 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 3। अगर आपको पूछे A22 का मान क्या है, तो आपको A22 का मान कितना बताना है हमारे को? 2। ये हमारी होती है 2 into 2 की मैट्रिक्स। एक और सवाल देखते हैं, जैसे C इज इक्वल टू, हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है 5 4 0 2 रूट 5 7 6 1 9 3 2 5। अब इसके अंदर आपको कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है निकालने है, तो कैसे निकालेंगे? तो ये हमारे पास में क्या कहलाता है? R1, ये हमारे पास में निकाल R2, ये हमारे पास में हो जाएगा R3, ये हमारे पास में आ जाएगा C1, ये हमारे पास में C2, ये हमारे पास में C3 और ये हमारे पास में C4। यानी कि इसमें, तो इसमें कितने पंक्ति है? तो हमारे पास में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या क्या है हमारे पास में? किससे डिनोट करते हैं? m। कितनी हमारे पास में? 3। और स्तंभ कितने हमारे पास में? स्तंभों की संख्या, और स्तंभ किससे प्रतिशत है? m। कितने हमारे पास में? तो कितने ऑर्डर की होगी? 3 into 4। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं, ये तो हमारे मैट्रिक्स जो व्यापक समीकरण है, मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, रो क्या होती है, कॉलम क्या था। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, उसके बारे में हम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके अंदर रो मैट्रिक्स क्या होती है। पहली है रो। रो का मतलब होता है पंक्ति, तो हम लिखेंगे पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव के नाम से पता चलता है, यानी कि वह मैट्रिक्स जिसमें क्या हो? पंक्ति एक है। तो क्या लिखेंगे? वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो? एक ही हो, उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। यानी कि जिस वह पंक्ति जिसमें क्या हो? पंक्ति कितनी है और कैसे? A इज इक्वल टू बड़े कोष्ठक से पढ़ दिए 4 5 3। पंक्ति कितनी हमारे पास में? 1, कॉलम 3। तो कितने ऑर्डर की हो गई? 1 into 3। इसी प्रकार हमारे पास में B कोई मैट्रिक्स है 9 0 रूट 5 3 2। पंक्ति 1, कॉलम कितने भी हो? 4 और 5। तो पहले m का मान कितना है? 1। उसके बाद में स्तंभ हमारे पास में क्या? तो ये हमारे हो गए पंक्तियां। अब दूसरी नंबर परिभाषा हमारा आती है हमारे पास में स्तंभ अवयव। क्या आता है? स्तंभ अवयव। अब स्तंभ अवयव क्या होता है? नाम से पता चलता है कि वह मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या क्या होती है। तो लिखो वह अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या एक ही हो, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे स्तंभ मतलब स्तंभ कितना होना? 1 5 4 3 0। तो ये हमारे पास में क्या आएगा? रो 1 रो 2 रो 3 और रो 4। और ये हमारे पास क्या? C1। कितने ऑर्डर किए? तो सबसे पहले m का मतलब होता है हमारे पास में पंक्ति, और n का मतलब होता है स्तंभ। तो पंक्ति कितने हमारे पास में? 4 मल्टीप्लाई। इसी प्रकार एक और देखिए 3 1 2। तो कितने ऑर्डर किए? 3 into 1। अब उसके बाद में हमारे पास में आता है शून्य मैट्रिक्स। क्या आता है? शून्य अवयव। शून्य मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? वह अवयव जिसमें सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। तो क्या लिखेंगे? वह अवयव जिसमें सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, उसे
शून्य अवयव कहते हैं, यानी कि जैसे 0 0 0 0, ये कितने ऑर्डर की है, 2 × 2। इसी प्रकार 0 0 0 0 0 0 0 0 और 0, यानी कितने, 3 × 3। अब आता है हमारे पास में वर्ग अवयव। वर्ग का मतलब क्या होता है, जो समान हो, यानी स्तंभ तथा पंक्तियों की संख्या इसमें क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभ की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। यानी कि स्तंभ की संख्या इज इक्वल टू पंक्ति। कैसे, ए इज इक्वल टू 5 4 3 2। देखो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, दोनों सेम है, तो 2 × 2। तो हम क्या लिखेंगे, पंक्ति बराबर हमारे पास में स्तंभ, यानी कि पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हमारे पास में समान। इसी प्रकार बी 9 6 4 3 2 √5 1 8 और 6, ये हमारे पास में R1, ये R2, ये R2, ये C1, ये C2 और ये C3। तो कितने ऑर्डर की होगी, 3 × 3, यानी कि पंक्तियों की संख्या भी 3 और इसके अंदर भी 3 है। तो ये इसके बाद में हमारी 4th नंबर परिभाषा आती है। वो 4th नंबर परिभाषा हमारे पास में विकर्ण अवयव। क्या होता है, विकर्ण अवयव। अब 4th नंबर परिभाषा आती है हमारे पास में विकर्ण। तो विकर्ण अवयव की परिभाषा क्या होती है, विकर्ण क्या होते हैं, वह अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो, शून्य। यानी ये कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कैसे, A इज इक्वल टू 1 2, ये 0 और 0, यानी ये होता है इसका मुख्य विकर्ण, और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही लागू होता है। इसी प्रकार B इज इक्वल टू 9 6 5 0 0 0 0 0 0, ये हमारे पास में क्या है, 3 × 3 की मैट्रिक्स। इसके बाद में आता है हमारे पास में, उसके बाद में आता है हमारे पास में आता है अदिश। क्या आता है, अदिश। अब अदिश विकर्ण क्या होता है कि मुख्य विकर्ण है ना, अगली परिभाषा हमारे पास में आती है अदिश अवयव। अब अदिश अवयव वह अवयव कहलाता है जो मुख्य विकर्ण होगा उसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, समान होती है। कैसे, वह अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण क्या हो, समान। क्या हो, समान, उसे अदिश अवयव कहते हैं। कैसे, A इज इक्वल टू -1 -1 0 हो जाए, यानी ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, मुख्य विकर्ण है ना, ये समान है। इसी प्रकार 3 × 3 की मैट्रिक्स में 5 5 5 0 0 0 0 0 0। देखो ये हमारे पास में क्या, मुख्य विकर्ण क्या है, सभी अवयव समान है। इसके बाद में हमारे पास में परिभाषा आती है मुख्य विकर्ण के, अदिश विकर्ण के बाद में आती है तटस्थ या आइडेंटिटी, यानी इकाई। उसके बाद में क्या आता है,
इकाई अवयव, इकाई अवयव का मतलब होता है कि मुख्य विकर्ण का मान क्या होता है, एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक। तो क्या परिभाषा होगी, वह अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण का मान इकाई हो उसे इकाई अवयव कहते हैं। और जो परिभाषा बनेगी वो सभी क्या होगी, विकर्ण अवयव की वजह से होगी। यानी कि इन तीनों के अंदर मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होंगे, जीरो होंगे। क्या होंगे, जीरो। तो इसमें क्या बोल रहा हूं मैं, तो 1 1, बाकियों में जीरो। और क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1 1 1, 0 0 0 0 0 0, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, ये हमारे पास में बी और हमारे पास में। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में एक आती है त्रिभुजाकार। क्या आती है हमारे पास में, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार में क्या होता है कि एक होता है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव और एक होता है निम्न त्रिभुजाकार अवयव। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। अब ऊपरी त्रिभुजाकार का परिभाषा होती है, यानी कि ऊपर वाला तो त्रिभुज बनेगा परंतु जो मुख्य विकर्ण के नीचे अवयव होंगे ना वो हमेशा शून्य होंगे। तो क्या लिखेंगे, वह अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य। क्या हो, शून्य। कैसे, A इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, क्योंकि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही कहलाएगी। 1, ये हमारे पास ये क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। अब ये क्या है, मुख्य विकर्ण है। तो मुख्य विकर्ण के जितने भी अवयव नीचे है वो क्या होंगे हमारे पास में, शून्य। इसी प्रकार B, ये हमारे पास में है मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के जो भी नीचे अवयव पहला क्या बना दो, 0 5 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। ये हमारी होती है ऊपरी त्रिभुजाकार, यानी ऊपर तो त्रिभुज बनता है जबकि मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव सभी क्या हो गए हमारे पास में, शून्य। अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट निम्न। निम्न मतलब होता है नीचे। त्रिभुजाकार, तो यही परिभाषा। तो क्या लिखेंगे, वह अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव क्या हो, शून्य। जैसे A इज इक्वल टू 1 2, ये 5, ये क्या हो जाएंगे 0। इसमें क्या है, ये मुख्य विकर्ण है, इसके ऊपर वाले अवयव क्या हो जाएंगे 0। इसी प्रकार B 9 6 5 2 3 0 0 0 और 1, ये हमारे पास में क्या है 3 इंटू 3 मैट्रिक्स। अब आता है हमारे पास में अवयव की समानता, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारे पास में, अवयव की समानता। इसके अंदर क्या होता है, दो मैट्रिक्स होती है। क्या होती है, दो मैट्रिक्स। तो क्या देखें, माना दो अवयव, ठीक है, यानी ए में है ए आई जे एम इंटू एम और बी में बी आई जे एम इंटू एम। यानी इन दोनों में जो अवयव की कोटि है, अवयव की कोटि क्या है, समान। तो सबसे पहला जब भी समान होंगे तो इसमें सबसे पहला नियम होता है कि दोनों अवयव में अवयव की कोटि समान हो। और दूसरा नंबर है उनके संगत अवयव भी
समान कैसे? जैसे A इज इक्वल टू हमारे पास में है 5 4 3 और 2, यह है 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स, और B इज इक्वल टू हमारे पास में वापस 5 4 3 2 इंटू 2। देखो समान है, तो A और B दोनों बराबर तभी होंगे जब इनमें 2 इंटू 2, इनमें भी 2 इंटू, इनके संगत ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 2 है, ये भी 2, तो ये क्या हो गया? A और B दोनों क्या अवयव समान। इसी तरह एक क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 कि हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है A x y z और t, और बराबर में दे रखा 2 -5 3 और इसमें x y और z का x y z और t का क्या ज्ञात कीजिए, हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इनकी ऑर्डर कितने हैं। तो ऑर्डर देखो, इसमें रो 1 रो 2, इसमें C1 इसमें C2, यानी कि ये कौन सी होगी? 2 इंटू 2, ये हमारे पास में रो 1 ये रो 2, ये C1 ये C2, तो ये भी क्या होगी? 2 इंटू 2। तो इनकी अवयव की कोटि क्या है? पहला पॉइंट क्या है? समान। अवयव की कोटि समान। अब देखो इसके संगत अवयव, इनका अवयव इसके बराबर है, तो x का मान क्या देंगे हमारे पास में? 2। y किसके बराबर होगा? -5 के बराबर। z किसके बराबर होगा? 3 के बराबर। और t किसके बराबर होगा? थैंक यू।